एक लेखक अपने लेखन में अपने विचारों को लेकर चाहे जितना भी स्वतंत्र हो, लेकिन उसके साथ लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो चाहते हैं कि वो जितना संवेदनशील हो उतना ही क्रांतिकारी भी हो। वो समाज की बेहतरी की ही बात करे। वो पशु पक्षियों के साथ कोएग्जिस्टेंस की बात करे और वो जिस तरह देखे उसी तरह लिखे। जैसा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने भी कहा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी जो मेहमान हैं उनके साहित्य में ये सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं। वहां नारी के मन की कई सारी परतें हैं, कई रूप हैं, तो पशु पक्षियों के प्रति इमोशंस भी हैं, प्रेम है, समाज की जटिलता है तो उसकी सुंदरता भी है। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, जिनकी 5 किताबें आ चुकी हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बातचीत में जानेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा किस तरह शुरू हुई और उसके अलग अलग पहलू, और किस तरह एक लेखक अपने विचारों को लेकर मुखर होता है और क्या सोचता है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट निधि। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुमसे मिलना हो रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है कि जब मैंने आपकी कल कविताएं पढ़ी तो आई वाज सो अमेज्ड, और उसके बाद मैंने स्टेटस पे भी लगाया तो कई सारे लोगों के बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए कि ये कविता पूरी भेजो। थोड़ा ही अंश लगाया था तो ये कविता पूरी भेजो, फिर किसकी कविता है, ये तो बड़ी अच्छी कविता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अब कल फिर मिलना होगा तो लाइव सुनेंगे भी इन कविताओं को। अरे बाप रे। मुझे खैर अपनी कविता खुद भी याद नहीं है, और मुझे लगता है मैंने भी उनकी बहुत अवहेलना की है और पाठकों ने भी की है, क्योंकि एक कहानीकार के रूप में मुझे हमेशा ज्यादा जाना गया। तो कविताओं की उतनी रीच नहीं हुई, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपके माध्यम से कविता काफी लोगों तक पर पहुंच मुझे सके। लगता है कि कुछ लिमिटेड ऑडियंस होती है ना, कि हमें सिर्फ उनका यही गद्य ही पढ़ना है या उनकी कविता ही पढ़नी है। जब मैंने आपकी कविता पढ़ी तो मेरे को ये समझ में आया कि अभी तो मुझे कविता ही पढ़नी है। अरे वाह, थैंक यू। तो आपकी जो किताबें हैं उनमें एक महिला की कहानी भी है, स्त्री मन के रूप हैं, इसके अलावा फिर कविता संग्रह है, फिर गिल्लू की नई कहानी है तो ये गिलहरी की कहानी है, और प्रेम एक पालतू बिल्ली है। तो इन सब अलग अलग विधा की किताबें हैं। आपके मन के करीब कौन सी विधा है? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक पाठक के रूप में भी और लेखक के रूप में भी कहानियाँ मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा लुभाती हैं। और फिर कविताएं तो मुझे लगता है कि हमारे बस में नहीं होती, हम उनके बस में होते हैं कि वो जब आती है और आप लिख वो देते हैं। वो आती है। और अब शायद मुझसे नाराज़ हैं, अभी तो बहुत कोई साल भर हो गया मैंने कविताएं नहीं लिखी हैं। तो आप पेशे से चिकित्सक हैं? हाँ जी। किस चीज़ की? हाँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो पैथोलॉजिस्ट फिर कविता कहानी कैसे लाइफ में कैसे आ गया? तो पैथोलॉजिस्ट तो मैं बहुत बाद में बनी है ना, और लेकिन मैं लिख पढ़ बचपन से रही थी, और घर में माहौल था वो वाला। हाँ, मेरी मम्मी पढ़ती थी किताबें। तो एक चीज मैं हमेशा देखती थी, एक महिला थी हमारे घर के पास में। पहले फोन हुआ करते थे, है ना, छोटे कीपैड वाले? नहीं, टेलीफोन वाले। अच्छा, पीएनटी वाले। हाँ, और वो बहुत लंबे लंबे समय के लिए खराब हो जाते थे। तो जब खराब होते थे तो पड़ोसियों के यहाँ जाया करते थे, पड़ोसियों का नंबर देते थे, वहाँ कॉल आता था। तो ऐसे कभी हमारा उनके यहाँ जाना होता था, कभी उनका हमारे यहाँ जाना होता था। तो पहले का माहौल बहुत अलग था। जैसे अभी हम बहुत सेंसिटिव रहते हैं, ये बात बच्चों के सामने नहीं करनी है, ये ऐसा पहले तो बड़े लोग सोचते ही नहीं थे। सब बच्चों के सामने चलता रहता था, बच्चे नॉन एग्जिस्ट उनके लिए करते थे। तो जब भी वो आंटी आती थी तो उनके बारे में जो बात होती थी उनसे मुझे पता चला। उनका फोन खराब होता था, वो आपके यहाँ तो हाँ, तो ये समझ में, मतलब मम्मी की, दादी जी की जो बात होती थी, उनसे पता चला कि उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने एक और वाइफ है उनकी जो दिल्ली में रहती है, और वो केवल सैटरडे संडे उनके पास आते हैं। मतलब वो उनकी वाइफ थी? हाँ, उनकी वाइफ लेकिन थी। उनका कहीं और अफेयर हो गया हाँ, था? अफेयर नहीं था, मतलब वो उनके साथ ही रह रहे थे दूसरी लेडी के साथ में। तो मुझे जितना इस बात ने हैरान किया कि वो एक दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे इस बात ने हैरान किया कि ये कैसे हर सैटरडे संडे उनको फेस कर लेती हैं। उनको ये बात मालूम भी थी? उनको मालूम थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत हैरान उस वक्त करती थी। और क्योंकि ऐसे बहुत मैं इंट्रोवर्ट थी तो किसी से इस पर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ मेरे भीतर बैठी रही। और जो फिर आप कह रहे हो स्त्री मन आता है, तो वो कैसे आता है? ज़रूरी नहीं है कि आपके संगे सब कुछ हुआ हो, आप आसपास जो देख रहे होते हो वो भी प्रभावित करता है।
और फिर समय के संग जब हम बड़े हुए तो मुझे वो समझ में आया कि वो कैसे उनको मतलब क्यों उसको बियर कर रही थी। क्या लगता है आपको क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं थी ना उनके पास में, जॉब नहीं कर रही थी, उतनी शिक्षा नहीं थी, बच्चे थे 2 उनके, 2 थे या 3 थे। तो एक स्टेज पे जाके महिला को मैं देखती हूँ कि इमोशनल डिपेंडेंसी तो है ही, बहुत बड़े बड़े परिवारों में, समृद्ध परिवारों में भी है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, जो कि आज टचवुड काफ़ी शिक्षा के संग बढ़ती जा रही है। तो वो डिसीजन, एक सोशल प्रेशर तो रहा हमेशा से कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास अपनी अर्निंग है तो आप उनसे ऊपर उठना सीख जाते हो, आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर लेते हो और आप सोसाइटी को भी फेस करना कॉन्फिडेंस के संग सीख जाते हो, अगर आपके पास अपनी आर्थिक क्षमता है, एक नौकरी है जिसके बूते आप सरवाइव कर सकते हो। तब मुझे ये समझ में आया कि उनकी क्या बाध्यताएं थी, और निश्चित रूप से अगर वो अलग होती हैं और वैसा उनको नहीं था, कई बार परिवार भी, मायका भी इतना समृद्ध नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को शायद शिक्षा नहीं दे पाती। ये बहुत सारे कारण मुझे लगता है ये रहे होंगे। हाँ, मुझे इससे एक क्यूरियोसिटी आई दिमाग में कि हम जब क्रिकेट, आज महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही की बात है, सब जी जगह जी। वो स्टेटस लगे हुए हैं। इसी भारत में कितने सारे भारत रहते हैं, जैसा कि हम बहुत हमेशा सारे। कहते हैं। एक महिलाओं की वो स्थिति है जहां हम उनको आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, और हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो इसी महिला क्रिकेट को देखते हुए उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को वो बहुत दबा कर रखते हो। अगर वो कहे कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो वो शायद सबसे पहले मना कर देंगे। वो तो मना कर ही देंगे, और जहाँ पर भी महिलाएं शीर्ष पर भी हैं अगर, तो आप उनसे अगर बात करेंगे तो प्रतिभा होने के बावजूद, केवल स्त्री होने के कारण उनको कितनी बार अवहेलना झेलनी पड़ी होगी, कितनी बार हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज भी अपने सिद्धांतों पे करना पड़ा हो, तब वो वहां पर शीर्ष तक पहुंची होंगी। और उसी प्रतिभा का अगर पुरुष होता है तो उसका रास्ता थोड़ा तो सरल हो जाता है स्त्री के बनस्पत। हाँ, कल ही जब पॉडकास्ट हुआ था तो मेरी बातचीत जिनसे हो रही थी, हमारे मेहमान, उनसे मैंने कहा कि जब कोई पुरुष स्ट्रगल करने जा रहा है कहीं पे, तो वो कहीं पे सो रहा है रेलवे स्टेशन पे, या वो कह रहा है कि मैं तो वहीं सो गया था, वहीं खा लिया था। एक महिला वो नहीं कर सकती। उसको 11 बजे जाने के लिए भी कहीं सोचना है, 11 बजे कहीं ऑडिशन का कॉल है, एक पुरुष जा सकता है, एक महिला को 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या वो सेफ है, एक बात और मुझे लगती है दीपाली, कि महिला की सफलता को भी उस तरीके से नहीं देखा जाता। मतलब ये मैंने लिटरेचर की फील्ड में आके जाना। हाँ, ये जैसे भी। मैं अगर 2 फील्ड से, जैसे मेरा कनेक्शन बनता है मेडिकल फील्ड से और लिटरेचर के फील्ड से, तो मेडिकल फील्ड में मुझे अपना स्त्री होने का उतना आभास नहीं हुआ। जैसे मेरे बैचमेट्स बाकी के पढ़ रहे थे, वैसे ही मैं भी पढ़ रही थी, या उसी तरीके से चीजें हो रही थी। बहुत कम इंसिडेंट्स ऐसे हुए जबकि मुझे लगा कि हाँ, मुझे स्त्री होने के नाते मेरे संग कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या मुझे बैकफुट पे आना पड़ रहा है। लेकिन लिटरेचर के क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि अगर कोई बहुत अच्छी कथाकार है या रचनाकार है, तो भी लोग उसकी बाकी की कहानियां सुना रहे होंगे, उसकी प्रतिभा पर बात नहीं करेंगे। अगर उसकी प्रतिभा को स्वीकारेंगे भी तो उसके संग इतने इफ एंड बट लगा देंगे कि नहीं, ऐसा था इसलिए ये इनको ये पुरस्कार मिल गया, ऐसा था इसलिए ये यहाँ पर प्रकाशित हो गए। तो समाज में स्वीकार्यता नहीं है उस तरीके से महिला की प्रतिभा के लिए। और इनफैक्ट एक बात मैंने ये भी महसूस भी की है, और लोगों के मन में भी होती है कि अच्छा, ये इतना आगे गई है ना, ये कर रही है, तो कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ आपसे कि वो इतनी कहानियां शायद कहानीकार नहीं लिख रहे, जितनी कहानियां महिला कहानीकारों के लिए कर दी जाती हैं। तो और ऐसा सिर्फ पुरुष नहीं कर रहे, ऐसा महिलाएं भी कर रही हैं। वो पैट्रियार्की महिलाओं के भीतर भी होती बहुत ज्यादा भी, बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा क्या डिफरेंस देखना पड़ा या झेलना पड़ा जब आप साहित्य की बात करें? तो जब आपने बोला मेडिकल फील्ड में उतना नहीं महसूस हुआ, उतना नहीं महसूस लेकिन हुआ, साहित्य में वो है। साहित्य में है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है दीपाली, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपकी जगह भी यहाँ कोई पुरुष बैठा होता और जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट होता तो कई कहानियां शुरू हो जाती कि अच्छा उनके संग हुआ है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो जैसे हम और लोगों के लिए सुनते हैं और फिर और लोग बताते हैं, तो शायद हमारे लिए भी बोलते होंगे लोग। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर संकोच आ जाता है ना, कि आप कुछ भी कहिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपका एक परिवार होता है, कई बार लोगों की आपके आसपास समझ होती है उतनी, कई बार नहीं होती है।
तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं शायद डर जाती होंगी, या जैसे आवाज उठाने से भी डरती आवाज उठाने तो बहुत बात की बात है, उस कदम को बढ़ाने से ही डर जाती हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वहां जाऊं और फिर मेरे बारे में ऐसी बातें हो जाए, मेरा परिवार टूट जाए या मुझे लोग बुरा समझने लगे। और ये तब है जब हम साहित्य के लिए कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नैतिकता की बात करने वाले और नैतिक लोग ही होंगे। नैतिक लोग तो नहीं, हम ही नहीं। हमने अभी और जो इंसिडेंट था वो हमने देखा ही, जी जो जी पटना में हुआ, हाँ जी, उसके बारे में सब लोग जानते हैं लगभग, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं खास तौर पे। वो एक महिला की हिम्मत थी, लेकिन उसके बाद उस पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं थी, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला की हिम्मत है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो महिला पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो हमेशा ये होता ही है। तो और फिर ये भी तो होता है ना कि पुरुष का क्या ही बिगड़ता है, वो उतना ही आगे तब भी बढ़ता जाता है, तो महिला ही आवाज उठाने में फिर आगे संकोच करने लगेगी कि हासिल क्या है इस पूरे युद्ध आपको का। ऐसा नहीं लगता कि कई बार महिलाएं, क्योंकि पुरुष ऐसी हिम्मत किसी एक तीसरी स्त्री के साथ इसलिए कर पाता है क्योंकि उससे पहले दो स्त्रियां उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रही हैं। निश्चित ही, क्योंकि वो ग्रांटेड लेता है। अगर दो स्त्रियों ने उसका जो बढ़ता कदम है उसको स्वीकार लिया, या स्त्रियों ने ही कुछ इस तरीके का फ्रीडम दे दी, तो वो ये ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ अब जो भी स्त्री आएगी हमारा हक बनता है, फिर वो उसको अपना अधिकार मानने लगते हैं। अभी जब हम इस टॉपिक पे लगातार बात कर रहे हैं, तो जो भी पटना कांड हुआ था, तो जब हम साहित्य की नैतिकता की बात करते हैं और फिर इस तरह की खबरें भी सुनते हैं कि एक साहित्यकार ने एक दूसरी महिला साहित्यकार के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, बीइंग फीमेल कैसा लगता है आपको? और खासतौर पे तब जब आप इसी साहित्य की फील्ड में भी हो, जब आप देखते हो कि लोग अपनी कविताओं में मूल्यों की बात कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि किस तरह उनको जीना चाहिए, किस तरह के वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं वहां पे। बहुत मन उचाट होता है, और मैं ऐसे बहुत सारे पाठकों को और लेखकों को जानती हूँ कि जिनके मन में बहुत श्रद्धा थी लेखकों के प्रति, साहित्य के प्रति बहुत लगाव था, लेकिन अच्छा सोशल मीडिया ने क्या करा ना, सब कुछ उजागर कर दिया। जैसे हमने जिन लेखकों को पढ़ा, हम उनके निजी जीवन के विषय में ज्यादा जानते नहीं, हमने उन्हें उनकी रचनाओं के माध्यम से जाना और उसके हिसाब से हम उनको रिस्पेक्ट देते आए। लेकिन अभी सोशल मीडिया से कैसे आप एकदम अनावृत होकर सामने आ गए हो, तो जब लोगों का मोहभंग बहुत हुआ उसके कारण, कि फिर वो यही कहने लगे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि जो आपके लेखन का और आप एक लेखक और उसके लेखन के बीच के जो जितने भी भेद हैं वो सब उजागर होने लग गए वहां पे। तो जो एक रिस्पेक्ट था वो सब मतलब हाँ खत्म होता गया। तो बहुत अभी हम कहते हैं कि पाठक नहीं है, तो एक कारण पाठकों के मोहभंग का ये भी मुझे लगता है कि हो सकता है। आपकी जो कहानी है, वो उपन्यास है, वो महिलाओं, मतलब 3 महिलाएं और 3 महिलाओं के अलग अलग मन पर भी है जी, तो उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अप्रवीण उपन्यास की आप बात कर रहे हैं, तो जो अभी मैंने बात की आपसे उन महिला की कि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं थी, हाँ इंडिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट थी उन पर। तो ये झांसी के पास एक जगह है ओरछा, वहाँ पे कवि केशवदास राजकवि हुए, राजा इंद्रजीत के मतलब सखा भी थे और उनके दरबार में थे, और वहाँ की राजनर्तकी थी राय प्रवीण। तो राय प्रवीण राजा की प्रेयसी बन गई, और फिर राजा की जो पत्नी के लिए कहते हैं कि उन्होंने उनको मरवाने की कोशिश की। तो बहुविवाह की तब प्रथा थी, तो मैंने कल्पना से माना कि उनकी 3 पत्नियां थी। तो अच्छा हम लोग जाते हैं ना राय प्रवीण महल देखने, तो कैसे थॉट कैसे आया मुझे वो लिखने का, तो जो गाइड होता है उनको ऐसे बिल्कुल वैम्प की तरह प्रेजेंट करता है कि मतलब राय प्रवीण तो बहुत कमाल थी, बहुत गुणी थी, और जो उनकी पत्नी थी राजा की, उन्होंने उनको मरवाने की कोशिश की, वो बहुत ईर्ष्यालु थी। तो वहां से ये विचार मेरे मन में आया कि कोई भी अगर पत्नी होगी, भले ही राजा की हो, और उसका पति किसी और पर मोहित होगा, तो उसको क्या जलन नहीं होगी, उसको क्या ईर्ष्या नहीं होगी। तो ये भी किंवदंती है, कोई फैक्ट नहीं है कि उन्होंने मरवाया, कोई ऐसे बहुत उनके बारे में विवरण नहीं मिलता। तो लेकिन मैंने ये समझने की कोशिश करी कि अगर मरवाया भी तो क्यों मरवाया, मरवाने की कोशिश क्यों करी होगी उन्होंने, और अगर कोई रानी नहीं करवाती है तो क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वो अपने राजा के संग, अपने पति के संग किसी दूसरी स्त्री को बहुत सहज स्वीकार कर ले रही है। तो इस तरीके से मैंने वहां पे उनकी 3 पत्नियां दिखाई,
जिनमें से जो बड़ी रानी है उनको मैंने इस तरीके से उनका जो चरित्र चित्रण है ऐसे कि उसका बेटा है और वो चाहती है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बने। तो उसका जो मुख्य फोकस है वो राजा नहीं है, राज है। राज सिंहासन तो राज उसके पास है, तो वो उस पर फोकस करके चल रही है। और जो जो बीच वाली रानी है जो कि राजा जिसको प्रेम विवाह जिसके संग किए हैं, अभी तक राजा के प्रेम पर उसका पूरा अधिकार रहा है, तो वो व्यथित होती है जब एक अन्य स्त्री आती है उनके। तो जाहिर सी बात है, कोई भी स्त्री और जो तीसरी रानी है वो युद्ध में ट्रॉफी की तरह मिली है राजा को। ना राजा को उससे पहले प्रेम था ना बाद में प्रेम है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कितनी भी स्त्री आ जाए कितनी भी स्त्री चली जाए, राजा तो उसके पास है ही नहीं, तो वो क्यों विचलित होगी। तो वहां पर मैंने दिखाया कि जो राय प्रवीण को मरवाने की कोशिश कर रही है असल में प्रेम तो वही करती है राजा से। और उसका जो मतलब फिर ये भी सब पूरा दिखाया है कि आपका जो मायका है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ा है। कैसे सबका बहुत सारे हम सब जानते हैं जिस सोसाइटी में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। अभी ट्विंकल खन्ना और काजोल का जो ब्रॉडकास्ट हुआ वो काफी चर्चा में है, जानवी कपूर वाला। तो लेकिन उन्होंने जो कहा वो फैक्ट बात है। अगर आप कॉर्पोरेट्स का देखेंगे जहाँ पे बहुत बहुत करोड़ों में संपत्ति इन्वॉल्व है, और वहाँ पे एक अभी पीछे कौन सा तो शो था जिसमें कैमरा चला गया था, एक सीईओ का था साथ में, कोल्ड प्ले का है ना। तो जब वो वायरल हुआ तब भी मुझे लग रहा था कि इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई पुरुष अन्य स्त्री के संग इन्वॉल्व और उसकी पत्नी को बिल्कुल हवा ही ना हो। बहुत संभव है कि उसे मालूम हो लेकिन उसके कुछ पर्सनल रीजन और एक्सेप्टेंस हो सकते हैं कि वो उसे इग्नोर कर रही हो, जैसा कि वो अपने बचपन की कहानी। हाँ, लेकिन अब इसके पास उस स्त्री के पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा कि वो उसको इग्नोर कर सके। तो जो कई बार हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अरे हमने इस चीज को प्रकाश में ला दिया, हमने देखो उस स्त्री को मालूम नहीं था, हमने मदद कर दी, लेकिन हो सकता है आपने उसका सर्वाइवल और मुश्किल कर दिया हो। लेकिन अब ये इतने लेवल की बात है कि वो अलग भी हुई होगी तो उसको फाइनेंशियली इतना मिला होगा कि वो और उसके बच्चे अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली की बात करें जहाँ स्त्रियों के पास एजुकेशन नहीं है, अच्छा हमारी सोसाइटी ऐसी है दीपाली, अगर कोई एक एजुकेटेड स्त्री भी है, पूरा बच्चे का लालन पालन उस पर है, तो वो कुछ भी नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी में या अपने बच्चों को पालने में कुछ तो ब्रेक लेगी या अपने काम को बहुत कुछ सीमित करेगी। हाँ। और वो पिछड़ जाएगी। अगर एक पुरुष और एक स्त्री एक जैसी अपनी प्रोफेशनल यात्रा शुरू करते हैं और शादी के 5 साल बाद आप देखो तो स्त्री उससे बहुत पीछे छूट जाती है। बहुत सारी स्त्रियों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, सब कुछ कर, लेकिन वो फुल फ्लैश काम ही नहीं कर पा रही, वो घर से ऑनलाइन काम कर रही हैं पार्ट टाइम। अभी कोई तो कोर्ट का डिसीजन आया कि उन्होंने कहा अगर स्त्री अर्न कर रही है तो उसको तो पुरुष से वो मांग नहीं कर सकती तलाक के बाद एलिमनी की। लेकिन आप बताइए क्यों नहीं कर सकती? अगर मैंने 10 साल एक परिवार पालने में दिए और मेरे साथ का पुरुष तो आज कमा रहा है 2 लाख रुपए महीने और मैं 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का एक लिमिटेड काम कर रही हूँ, तो मेरी प्रतिभा कहाँ गई, मेरी मेहनत कहाँ गई सारी जो मैंने उस परिवार के लिए दिया, बच्चों के लिए दिया। तो आप सिर्फ मुझे अर्निंग मान के कैसे आकलन कर सकते हैं कि मुझे अब आप नहीं देंगे उसका कंपनसेशन? जब एक महिला इस तरह की बात करती है ना, और जब एल्यूमिने वाले केस है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया पर जहां लोग कहते हैं कि महिलाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगेंगे, ऐसी तस्वीरें आने लगेंगी कि ये तो किसी और के साथ घूम रही है, भले ही वो उसका भाई हो। तो उन केसेस में ना महिलाओं को भी बड़ा खराब दृष्टि से देखा जाता है कि इन्होंने शादी ही इसलिए की कि ये वो पैसे पा सके। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी केस ऐसा नहीं होता होगा, कुछ होते होंगे, लेकिन हर केस को आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। आपको एक मेरी कहानी है कुलच्छनी करके, उसमें एक बिल्कुल गांव की महिला है जिसकी सास उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लगातार कर रही है, वो उसकी प्रेगनेंसी है, मिसकैरेज हो जा रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रही, पति भी अपनी माँ के साथ है और एक मोमेंट पे वो अपनी सास को मार देती है। तो अब जैसे हम आजकल बहुत खबरें आती हैं, नीले ड्रम पर बड़े मीम्स बने, लेकिन ये जो एक अंदर विरोध की जो छटपटाहट है स्त्रियों के भीतर अपना मन का ना कर पाने की, पुरुष डिसीजन लेता है, सही हो गलत हो, लेकिन वो किसी से पूछता नहीं है, वो डिसीजन लेता है, आगे बढ़ जाता है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी।
लेकिन स्त्री एक छोटा सा भी डिसीजन लेती है तो उसको 4 लोगों से घर में सलाह करनी पड़ती है, और उसके भीतर अगर ना भी करे तो भी डर बना रहता है कि अगर गलत हो गया तो उसकी जवाबदेही बनी रहती है। पुरुष के संग ऐसा नहीं है। तो एक जो ये एक अगर कोई स्वतंत्र चेता स्त्री है तो उसके अंदर कितना भरता जाता होगा ना, अगर हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है खासतौर पे अगर वो अवेयर है पैट्रियार्की के प्रति। एग्जैक्टली। तो ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक वो स्त्री जिसको कि अपने अधिकार मालूम ही नहीं है, वो मानसिक रूप से ज्यादा सुकून में जीवन जी रही है, भले ही वो ज्यादा काम कर रही हो। लेकिन एक वो स्त्री जिसको अपने अधिकार मालूम है, वो अगर कम उसकी अपेक्षा कम काम भी कर रही है तो लेकिन मानसिक तनाव उसका ज्यादा होगा। अभी हम ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं ये एक तरह से क्रांति की बातें हैं। क्रांति इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी बहुत कुछ होके भी बहुत कुछ बचा है। हाँ, और क्योंकि सोसाइटी में तो हर तरह के लोग रहते हैं, वो स्त्रियों के अगेंस्ट हमेशा से रहेंगे भी, वो अपनी आवाज उठाएगी तो भी रहेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्त्री गलत करती है और इतने सारे मीम, जैसे कि ठीक है वो नीले ड्रम वाला जो केस था उसमें उस महिला की गलती थी, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उस पर बहुत सारे मीम बना देना, तब वहां किसी महिला ने लिखा कि इतने सालों से जो स्त्रियों के साथ होता जा रहा है जो पुरुष मार रहे हैं उस पर तो मीम नहीं बने। लेकिन अगर कोई ऐसी कुछ खबरों में से एक खबर ऐसी होती कि जहाँ महिला ने मार दिया तो वहां आप इतने मीम बना देते हो। एक तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने ना हमारे सोचने की, समझने की शक्ति ही ले ली है। आदमी लड़ने ही आता सबसे पहले। हाँ, लड़ने आता है, लेकिन लड़ने से पहले भी वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता कि कहाँ लड़ना है और क्यों लड़ना है। तो वही जो बात आप कह रही हो कि पुरुष ने जो शोषण किया उसके लिए इतनी स्वीकार्यता हमारे अंदर आ गई है कि हम उन खबरों पर रुकते भी नहीं, हमें दिखती ही नहीं, सुनाई नहीं देती। वो इतने अकस्टम्ड हम उसके हो चुके हैं कि अगर आप यकीन नहीं करेंगी, जब मैं छोटी थी मैं अखबार पढ़ती थी, मैं डर जाती थी उसमें एसिड अटैक, रेप की खबरें देखकर, और मैं अकेले बाहर नहीं जाती थी। और एक बार मैंने लिखा भी था, शायद नदी के द्वीप पे लिखा था, आगे की जो है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो आपको वहां पे भी पैट्रियार्की दिखेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है उस समय के पुरुषों के अंदर कि उन्हें वो समझ ही नहीं आता कि हम स्त्री को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन जब मेरी जनरेशन में मेरे भाई या मेरे हस्बैंड या मेरे मित्र कोई हैं, उनके अंदर भी वो पैट्रियार्की है, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, तो वहां एक पल को ठहरेंगे, वो उसे स्वीकार लेंगे। भले ही फिर वो दोबारा वैसा करें, लेकिन वो उस चीज को स्वीकार लेंगे कि हाँ मेरा ध्यान नहीं गया, पर हाँ ये गलत है। लेकिन अगर यही बात मैं अपने पापा से कहूँ तो वो लड़ाई लड़ लेंगे मुझसे, लेकिन वो स्वीकारेंगे नहीं। अब आगे की मैं देखती हूँ बच्चों को कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस हैं इस चीज के लिए कि हम जो ये पैट्रियार्कल डिफेक्ट्स हमारे अंदर हैं वो उससे उबरने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर हाँ, ऐसा है तो। बहुत, मैं सब में नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे लड़कों में मैं ये बात देखती हूँ। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि कुछ तो, ये तो खैर पुरुष अगर बदल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जगह किसी ने लिखा था कि सबसे बड़ा दोष महिलाओं का ही है, कि महिलाओं के भीतर भी इतना ज्यादा पैट्रियार्की होता है कि वो साथ चलने की जगह, मतलब पैट्रियार्की तो एक चीज है ही, और अब जो स्त्रीवादी महिलाएं हैं वो अब साथ चलने की जगह आगे निकलने की बात करने लग गई। मैं ऐसे ये नहीं कहूंगी आगे निकलने की बात कर रही हैं, शायद उनकी स्पीड इतनी तेज है कि वो पुरुषों से आगे दिखाई दे रही हैं, तो पुरुष को लग रहा है ये हमसे आगे निकल जा रही हैं। अगर आप धीमे चल रहे हैं तो वो मैं क्यों धीमे चलूं अगर मैं तेज चल सकती हूँ। कोई भी वर्क प्लेस में अगर एक ज्यादा प्रतिभाशाली महिला है और वो उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेगी, वो उस हिसाब से अपना कैरियर हैंडल करेगी और वो पुरुषों से आगे निकल रही है, तो क्या कहेंगे बहुत एम्बिशियस है, एम्बिशन पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे हैं ना। तो लेकिन हो सकता है कि वो इतनी प्रतिभाशाली हो कि वो उस स्पीड को मेंटेन कर पा रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक तेजी से राइज एक पुरुष का होता है तो हम नहीं कहते कि एम्बिशियस है, हम कहते हैं अरे बहुत ही टैलेंटेड है, देखो 2 साल में कंपनी को कहाँ पहुंचा दिया। साहित्य में आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बचपन से इतना सारा साहित्य, आपने बताया कि प्रेमचंद, शरद चंद्र आपने बचपन से पढ़े, घर में भी माहौल था, इसके अलावा आपकी अपनी एक साहित्यिक यात्रा है, आप कविताएं कह रही हैं, उसके अलावा आप गद्य भी लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, उपन्यास भी। महिलाओं का साहित्य में कुछ इवोल्यूशन हुआ है बीते समय में? डेफिनेटली हुआ तो है ही, और दोनों तरह की चीजें, जैसे अभी आप कह रहे थे ना एक इंडिया में कितने इंडिया हैं, तो वैसे ही हर समय में बहुत सारे समय शामिल रहते हैं।
तो जैसे मैं पुराने राइटर्स को अगर पढ़ती हूँ, तो अभी कल ही किसी की पोस्ट पे तो बात हो रही थी, मरी हुई मछली या मछली मरी हुई, ऐसे राजकमल चौधरी का उपन्यास है, कुछ तो नाम मुझे सही से याद नहीं है, तो समलैंगिकता के विषय में है। वहां पर जो हम ट्रीटमेंट देखते हैं वो बहुत अलग है उस विषय का। लेकिन अगर मैं कृष्णा सोबती जी के उपन्यास याद करती हूँ, तो इस तरीके के किरदार इतनी सहजता से वहां पर आते हैं कि जैसे कोई भी उस समय का जो नॉर्मल कपल आता होगा, उसी तरीके से समलैंगिक कपल को भी वो कहकर आगे बढ़ जाती हैं। अब हो सकता है आज की डेट में भी बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो कि इसको ना स्वीकार हैं, बल्कि हम देखते ही हैं कि जो दक्षिणपंथी और उस तरीके से हम जब बात करते हैं, तो इन बदलावों के लिए अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो स्वीकार नहीं कर पा रहा, और कंडीशनिंग होती है। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि अगर कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स, एक तो पहले तो बच्चे के लिए ही ये स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है कि एक नॉर्मल पैटर्न जो हमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हम घर में देख रहे हैं, अगर हम उससे कुछ अलग खुद को हम पा रहे हैं, अगर सबके मेरे आसपास सबके काले बाल हैं और मेरे भूरे बाल होंगे, तो मुझे हमेशा लगेगा कि कुछ दिक्कत है क्या मेरे संग, मेरे बाल भूरे क्यों है ना। और हो सकता है किसी और जगह पर वो भूरे बाल ही बहुत खूबसूरत माने जाते हैं, वहाँ काले बाल वाले बोलेंगे कि मेरे साथ कोई दिक्कत है। तो जैसे जितनी काउंसलिंग बच्चे को जरूरत होती है, अगर वो मेल और फीमेल का कॉलम उसको टिक करने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो सोच रहा है कि मैं क्या हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा, उतनी ही उसी समाज में तो उसके माँ बाप भी पलकर बड़े हुए हैं ना। एक मुझे हमेशा ये लगता है माँ बाप को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो भगवान है, उनको भी उस चीज के संग एडजस्ट करने के लिए उतनी ही काउंसलिंग की जरूरत है, उतने ही समय की जरूरत है। वो खलील जिब्रान की कविता है ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे आए हैं पर तुम्हारे नहीं है। तो वही मैं कहती हूँ कि माँ बाप ने भी तुमको जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने भी जन्म ही लिया था, भले ही तुमसे कुछ समय पहले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ के ज्ञानी है, वो सब कुछ आप उनको आज बताएंगे कि हम गे हैं, मैं लेस्बियन हूँ, और वो तुरंत स्वीकार लेंगे। उनकी उस स्वीकार्यता के लिए उनका भी अपना संघर्ष चलेगा, उनको वो समय दे दो। तो साहित्य में धीरे धीरे इस तरह का एवोल्यूशन आएगा भी और आ भी रहा है, क्योंकि अभी एक अच्छी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि जैसे पहले स्त्रियां तो बहुत कम लिख रही थी, पुरुष लिख रहे थे, और जो राजेंद्र जी कहते हैं कि जब पुरुष लिखता है तो वो अपनी सुविधा से स्त्री को लिखता है, और जब स्त्री लिखती है तो वो अपने संघर्षों से लिखती है। तो ऐसे ही जब LGBTQ वाले समुदाय की कहानियां हमारे पास आती हैं और फर्स्ट हैंड कहानियां आती हैं, तो उनके लिए तो वो मुक्ति है ही, उनका तो अपना संघर्ष है ही, वो हमारी समझ को भी बढ़ाती हैं। जब हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की कहानियां पढ़ते हैं, तो हमें वो संघर्ष, वो भीतरी द्वंद्व ज्यादा अच्छे से समझने में और उसे स्वीकारने में एक सोसाइटी के तौर पर हमको बहुत मदद मिलती है। हम जब लगातार सोसाइटी की बात करें, तो इसी सोसाइटी में हम पशु पक्षियों के साथ कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। फिर आपकी कविता संग्रह का नाम कि कोई फ्लेमिंगो कभी नीला नहीं होता, इसके अलावा गिल्लू की नई कहानियां, और अभी जो आपकी किताब आई, तो इनमें भी बहुत पशु पक्षियों के बारे, इनके टाइटल ही उन पर हैं। तो किस तरह का प्रेम आप पशु पक्षियों के प्रति महसूस करती हैं, या किस तरह कोएग्जिस्टेंस देखती हैं? मेरा तो स्ट्रेस रिलीवर जो है वो नेचर ही है। और गिल्लू की कहानी तो आपके फेसबुक पर सबने लगभग पढ़ी, और उसका तो मैं कोई क्रेडिट इसलिए नहीं लेती कि शायद, मतलब अगर गिल्लू हमारे जीवन में नहीं आता तो शायद वो किताब कभी नहीं लिखी जाती। कोविड के टाइम की वो आपके घर पर एक गिलहरी आ गई थी। हाँ। तो हमारा जो घर है उसके पास जो खाली एरिया था उसमें हमने काफी ट्रीज वगैरह लगाए हैं, और गिलहरी आती जाती घर पे ऐसे रहती थी, घूमती रहती थी। तो ये जो बच्चा था ये हमारे डोर पर हमको मिला, और फिर हमने रखा उसको 2 दिन रोज बाहर, की कोई इसकी मम्मी होगी आके ले जाएंगी। तो वो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा था, लेकिन डर डर के चल रहा था, बहुत छोटा था, उतना बड़ा नहीं था कि तेज भाग लेगा या क्या। तो फिर वो नेट के थ्रू और फिर फेसबुक पे डाला, तो जिन लोगों ने कभी गिलहरी को ऐसे रेज किया था तो उनसे बहुत गाइडेंस मिला। ये कितनी अमेजिंग बात है, लेकिन बहुत अमेजिंग आपके भीतर इतना कंपैशन है कि आप ये महसूस कर रहे हो कि गिलहरी अगर हमारे यहाँ आ गई, और फिर रिसर्च करना कि कैसे इसको पालें। हाँ, क्योंकि हमको लगता, मतलब ऐसा लगता था ना, क्या करें इसका, ये तो कुछ बोल नहीं सकता, हमको कुछ मालूम नहीं है, और कई बार बड़ी बेचैनी होती है इस चीज की कि हमको क्यों नहीं नॉलेज है कि हम इसको अच्छे से केयर दे सकें।
और गिलहरी की तो मुझे काफी नॉलेज हो गई, लेकिन चिड़ियाओं की अभी भी मुझे नहीं है। कभी कोई चिड़िया का बच्चा कभी कोई तो चिड़िया का बच्चा ऐसे आ जाता है, चिड़िया आ जाती है और हम नहीं बचा पाते या उतना प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, तो बहुत ग्लानि होती है। और फिर मुझे लगता है कि इतना तो हम दम्भ करते हैं कि भाई हम तो मार्स पे पहुंचने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, और एक चिड़िया के बच्चे को हम बचा नहीं पा रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस नहीं आता है। कोएग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब हमको कितनी नॉलेज, हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो कितनी पुअर है कि हम एक चिड़िया के बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। तो आजकल मैं चिड़िया के बारे में भी काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा हमको लगता है ना कि अरे हम कैसे दुनिया बदल लेंगे। हमको दुनिया नहीं बदलनी है, हमको अपनी भूमिका निभानी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सांप और चिड़िया के बीच लड़ाई चल रही है तो प्रकृति को उसके नियम से चलने दो। पर मुझे लगता है कि जो प्रकृति ने अगर आपको उस मोमेंट पे वहां पर पहुंचाया, तो वो चाहती है कि आप इंटरफेयर करो, वहां पर आपका रोल है उस वक्त। नहीं तो इतने सांप इतनी चिड़िया को खा जाते होंगे, आपके सामने तो नहीं खा रहे, लेकिन अगर नियति ने ये तय किया कि वो चिड़िया को जब निगलने आ रहा है सांप और आप वहां पर हो, तो आप उसको बचाओ, तो वो चाहती है कि आप उसको बचाओ। आप सांप को मारो नहीं, लेकिन उस मोमेंट पे आप चिड़िया को बचा लो। एक पोस्ट मैंने पढ़ा था ना कि क्यों जब जो फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, जब वो खासतौर पे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और वो सब होते हैं, तो वो कैसे खुद को रोक पाते हैं? वो इसलिए इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो 24 आवर वहां पर है। तो अगर वो शेर को खाना ही नहीं खाने देंगे तो फिर उनको ये गिल्ट हो जाएगा कि शेर मर गया, है ना। जंगल का जो नियम है वो, अगर मैं 24 घंटे ही वहां पर हूं तो स्थितियां अलग हो जाएंगी, तो मुझे एक ऑब्जर्वर के रूप में ही वहां पे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इत्तेफाकन मैं वहां पे पहुंची हूं, तब मुझे लगता है कि हाँ, शायद इंटरफेयर करना चाहिए। शायद ये इत्तेफाक इसीलिए बना है कि मेरा कुछ रोल है इस सीन में। जब इसकी बात कर रहे हैं तो आपके उपन्यासों पर भी आते हैं कि उसमें मृत्यु बहुत है। हाँ, है ना। तो क्यों है आपके उपन्यास में इतनी मृत्यु? ऐसे कोई जीवन ना बिना जिए चला जाता है तो बड़ा दुख लगता है। जैसे कोई बच्चा चला गया, जैसे अगर आपको याद होगा नरेश सक्सेना सर के जब बेटे की डेथ हुई थी तो शायद पंकज सर ने डाली थी पोस्ट कि वो उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बात की, संवेदना प्रकट करी, और फिर नरेश सर ने पूछा कि और बताओ क्या लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं कि वो अपने बेटे को भूल गए, वो तो उनके अंदर है। अब वो जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आती है, कहाँ से लाते हैं लोग? मृत्यु तो है ही, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे दुख हैं। या जो अभी हम प्रवीणा की बात कर रहे थे कि हो सकता है किसी का इमोशनल अटैचमेंट या लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि हस्बैंड छोड़ के चला गया, प्रेमी छोड़ के चला गया। जब हम इन संवेदनाओं की और इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कवि कविता लिख रहे हैं, ऐसे सारे नहीं होंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जब कविता लिख रहे हैं तो वो एक ओढ़ी हुई संवेदना में कविता लिखते हैं, क्योंकि उसको कई बार वो जीते तो नहीं है जैसा वो लिख रहे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वही है कि अगर हम लेखक से नहीं मिले तो हम जान नहीं सकते, है ना। और जो आगे की जो शेखर एक जीवनी है उसके शुरू में ही उन्होंने कोट कर रहा है कि लेखक और लेखन के बीच में जितनी दूरी होगी वो उतना प्रतिभाशाली लेखक होगा। तो एक संवेदनशील व्यक्ति अगर कविता लिख रहा है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक लेखन और लेखक के बीच की दूरी को आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको मैं केवल संवेदना से तक सीमित रख के डिफाइन नहीं करूंगी, निश्चित रूप से। लेकिन ये बात सच है कि अगर मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है खुद से जाकर, उसको मैं उतना ही कमाल तरीके से लिख जाती हूँ, तो ये पूरा क्रेडिट तो मेरे लेखन को जाएगा ना। अब जैसे गिल्लू की किताब है, तो मैं क्यों कहती हूँ कि मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगी, क्योंकि उसमें मेरी कोई लेखन प्रतिभा नहीं है। जो जैसा घटा मैंने उसको वैसा लिखा। लेकिन अदृश्य दरवाजे की बात होगी, हॉलोकास्ट की बात होगी, पेड़ों पर होगी प्रतीक्षित आंखें की बात होगी, तो मैं क्रेडिट लूंगी उसका। आपको कहानी पसंद आए ना आए वो अलग बात है, क्योंकि वो मैंने वहां पे जो मैंने लिखा वो मेरा शिल्प है, वो मेरी भाषा है। वो अच्छी बनी बुरी बनी वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको मैंने बुना है। वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, वो या किसी और का भी एक्सपीरियंस को मैंने वर्ड टू वर्ड वहां लिखा नहीं है, मैंने उन कहानियों को बुना है। लेकिन गिल्लू में ऐसा नहीं है। अब लेकिन जब यही चीज पाठक के पास पहुंचेगी तो वो तो नहीं जानता कि मैंने क्या एक्सपीरियंस खुद करा है
और क्या बना है। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो निश्चित ही ये बात सही है कि अगर जिस चीज़ का आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसको भी, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप उसको उतना ही कुशलता से, दक्षता से लिख देते हो तो फिर ये तो लेखन का कमाल कहलाएगा। जैसे शरद चंद्र क्यों इतने फेमस हुए, क्योंकि स्त्री मन की बात कर रहे थे, और स्त्री मन की बात जब स्त्रियां कर रही थी तो उनको तो आप कह देते हो कि अच्छी लेखक नहीं है। ये चीज कभी महसूस की आपने? शिवानी को नकारते हैं बहुत सारे लोग, आप क्यों नकारते हो? शरद चंद्र को तो नहीं नकारते आप। तो अगर स्त्री अपनी बात खुद कह रही है तो आपको लगता है कि अरे ये तो वही घर चौके की बातें कर रही है। पर कभी कभी ये सोचना कितना अजीब है कि पुरुष भी महिलाओं की बात कितने अच्छे तरीके से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल है जहाँ महिलाओं के भीतर इतना ज्यादा पैट्रियार्कियल थॉट्स और वो सब होता है। देखो एक क्या होता है, अनुकूलन जो होता है, एक सहजता, आपको परिवेश, कई बार मतलब और बहुत जनरेशन गैप रहता है। जैसे मेरी मम्मी ने को अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊं, अपनी कोई बात बताऊं, तो उन्हें बहुत सारी चीजों पे लगेगा कि ये तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ये तो फालतू की बात पे नाराज हो रही है। लेकिन वही सेम बात मैं अपनी बेटी को बताती हूँ तो वो मुझे 10 पॉइंट और बता देती कि अरे आपने ये कैसे सह लिया था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, आपने यहाँ पर क्यों आपने मतलब उनकी बात मान ली, आपको विरोध करना चाहिए था। तो जो हमारी जो सोच है और हमारी सोसाइटी से खुद से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और सेल्फ अवेयरनेस अपने राइट्स के लिए, वो जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे हम उसके शोषण के प्रति और ज्यादा सजग होते जाते हैं। तो बहुत सारी स्त्रियां जो पैट्रियार्की के साथ आपको कंफर्टेबल दिख रही हैं, उनको मालूम ही नहीं है, उनको वहां पे हाँ एक वो होती है ना कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की चीज घट तो रही है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। अगर मैं अपनी मम्मी के संग या दादी के संग बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरे को 4 बार बोला चाय बना देना, पानी ला देना, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर वो बुक पढ़ रही होंगी तो वो बुक पढ़ती रहेंगी, वो स्वेटर बुन रही होंगी तो बुनती रहेंगी। उनका ध्यान ही नहीं जाएगा कि हर बार निधि उठ के जा रही है और पानी लेकर जा रही है। लेकिन अगर यही, और अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं ला रही हूँ, लेकिन सेम चीज अगर मेरी बेटियों के सामने हो रही होगी तो वो टोक देगी कि क्या पापा आप क्यों नहीं चले जाते उठकर। मतलब ये जनरेशन का गैप है। आप औरों को धोखा दे सकते हो लेकिन खुद को अपने भीतर की कला को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन लोग आपसे कभी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी कविताओं की बात कम होती है, कथाओं की बात, कहानियों की बात ज्यादा होती है। लोग आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही लिखो या कुछ इसी जॉनर में लिखो। देखो जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनके हस्बैंड के लिए बर्थडे विशेस लिख दो, उनकी मदर के लिए कविता लिख दो, कविता लिख दो। बाकी अगर जैसे कोई मैगजीन है या कोई संपादक है तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि हमको कोई विशेषांक निकल रहा है तो उस टॉपिक पे चाहिए। तो अगर उस टॉपिक पे मेरे पास कहानी होती है अप्रकाशित तो मैं उनको दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी विषय पर लिख नहीं सकती कि अगर कोई मुझे विषय दे कि इस पर लिख लो, तो जनरली मैंने देखा कि मैं नहीं लिख पाती हूँ। 1-2 बार लिखी भी गई, अच्छी लिखी गई, लेकिन अधिकतर नहीं होता है। वो जैसे अभी शुरुआत में जब मैंने कहा कि लोग बड़े स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को लिखने के लिए, लेखक, हालांकि एक्सपेक्टेशंस होती है और बहुत सारे, अच्छा पत्रकारिता में तो है ही कि आपको टॉपिक पे ही लिखना है, और बहुत और अच्छा लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग टॉपिक पे लिखते हैं और अच्छा लिख लेते हैं, तो उनको सैल्यूट है। पर मैं मतलब अपना मैं बताऊं तो जनरली मैं नहीं लिख पाती हूँ। आप अपने फ्री विल से लिखते हो, जैसा महसूस किया वैसा? हाँ, जब आता है मन में कि हाँ, और जब कोई कहानी ऐसे आती है ना तो आपको लिखना ही पड़ता है, और उसी से ऑटोमेटिकली तो आपके पास ना लिखने का तब ऑप्शन बचता नहीं है। और वो एक अलग ही दौर होता है जब आप कहानी लिख रहे होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सृजनशीलता और जो उनका सृजन का जो पूरा प्रोसेस था, उस पर ओशो का बहुत सुंदर एक पूरा डिस्कोर्स है, बड़ा अच्छा लेक्चर। उन्होंने बताया कि जब लेखक लिखता है तो वो अपने भीतर बिल्कुल वैसा फील करता है जैसे माँ किसी बच्चे को जन्म देती है। पूरी सृजन प्रक्रिया वो वैसी होती है। और एक चीज और मुझे दीपाली लगती है कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे थे या बहुत सारे, मतलब फिर वही फाइनेंशियल उसकी बात आती है कि क्योंकि पाठक शायद उस तरीके से नहीं है, तो लेखन से बहुत कम राइटर्स हैं जिनका की कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो पूर्णतः लेखन में है। क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते होते तो कैसे आपको उसके भीतर पूरा डूबना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ मदर,
बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट मेरे पास उतना समय और स्वतंत्रता नहीं है कि मैं वहाँ डूबी रहूं। तो जब घड़ी का अलार्म बजता है तो मुझे वापस निकलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी रचनात्मकता जो होता है वो बाधित होती है। तो अगर अगर कोई भी लेखक हो या कोई भी कलाकार हो, ऐसा मुझे लगता है कि शायद अगर पूरा समय हमको मिल जाए तो हम ज़्यादा लिख सकेंगे, या हो सकता है बेहतर लिख सकेंगे। हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि मनु भंडारी जी कहती थी कि जितना मैंने नौकरी के साथ और बच्चों को पालते हुए और संघर्षों के दौर में लिखा, और जब मैं रिटायर हो गई उसके बाद कुछ नहीं लिखा, अब समय ही समय है, लेकिन भीतर से कुछ निकल नहीं रहा है। हाँ, ऐसा भी होता है। पर जब अभी हम लिख रहे होते हैं और बार बार गोता खाते हैं और फिर बाहर आते हैं, तो हर बार एक उलझन होती है। हर बार लगता है कि अरे काश पूरा कर लेते इसको, और समय मिल जाता। और कई बार मैं करती भी हूँ ये चीज़ कि जैसे अगर मैं कोई कहानी लिख रही हूँ तो फिर मैं घर का छोड़ देती हूँ। अगर मेरे प्रेस के कपड़े आए तो वो सोफे पे ही रखे रहेंगे तो मैं सुबह का टाइम फिर अपना पूरा लेखन को देती हूँ। फिर वो 3-4 दिन मेरा घर में कहाँ क्या है, वो जहाँ है वही रहेगा। फिर 5वें दिन मैं देखूंगी कि अच्छा ठीक है, अब काम करना भी हो गया। अब कॉपी किताब रख दो, अब कपड़े सारे उठा गैर लो जरूरी काम कर लेते हैं। क्योंकि फिर वो भी मेरे सिर पर हावी होने लगता है। हाँ। वो विचलित करने लगता है आपको कि ये तो सब मैस होता जा रहा है। तो पता नहीं, शायद सभी का ऐसे ही चलता हाँ, होगा जीवन। रियलिटी और आपके इमेजिनेशन, आप दोनों के बीच लेखकों को एक संतुलन बना के हाँ, चलना तो होता वो है। आना जाना ऐसे चलता रहता है। कुछ एक दो आखिरी बात और कि आपको कैसा लगता है हिंदी साहित्य समाज को लेकर? हालांकि मैंने कई प्रकाशकों और लेखकों से सवाल किया है। हाँ, नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं, जितनी भी नेगेटिविटी हम लोगों के अंदर आती है ना साहित्य को लेकर, उसका 80% सोशल मीडिया की देन है। अगर आप सोशल मीडिया से खुद को अलग कर लो, ठीक है, और डायरेक्ट आप अच्छी किताबों को पढ़ो, और अगर अवसर कभी मिले तो उन लेखकों से आपका डायरेक्ट संवाद हो, तो आप पाओगे दुनिया, मतलब लेखकीय दुनिया भी उतनी ही सुंदर है। हमारी जो साहित्य की दुनिया है, और वो जो फाक आपको दिखती है किताबों में और लेखकों के व्यक्तित्व में, वो इतनी कम होती जा रही है, मतलब कम दिखाई देगी। लेकिन जो सोशल मीडिया है, वहां पर बहुत शोर है, बहुत वाचालता है, बहुत अधिक क्रूरता भी मैं कहूंगी कि है। परस्पर इतना इतना कड़वा बोल रहे होते हैं एक दूसरे को। तो लेकिन और इसीलिए मेरे भीतर उन लेखकों के लिए बड़ा सम्मान होता है अगर मुझे किसी का पता चलता है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। हालांकि मैं खुद हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा साहित्यिक परिवेश नहीं है। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहूंगी तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। जितना भी मैंने इस दुनिया को जाना है, जाना भी इसी माध्यम से है। सब इसकी बुराइयों के बावजूद उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे मेरी किताबें आई और पत्रिकाओं में रचना छपी, तो अच्छे लेखकों तक पहुंची, उन लोगों के तक पहुंची जिनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, सम्मान है, जिनकी किताबें मैं पढ़ती हूँ, एक पाठक के तौर पर पसंद करती हूँ। तो मैं देखती हूँ बहुत शांति है। कभी भी साल में एक बार भी अगर उनसे बात होती है तो जो आपके मानसिक विचलन होते हैं वो और शांत हो जाते हैं, आपको और मोटिवेशन मिलता है, एक धैर्य आपके भीतर आता है। तो दुनिया, मुझे लगता है कि साहित्य का आकलन ना सोशल मीडिया से नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कई बार आप अपने वो वाले विचार भी रख रहे हैं जो बहुत साहित्यिक नहीं होते या उस तरह से आते नहीं है, वो बस आपके विचार होते हैं। कई बार लेखक शायद साहित्य से अलग भी थोड़ा बहुत सोचता है, जिसको वो साहित्यिक नहीं कहता, सही बात लेकिन है। इंसान के तौर पे वो उसको सोच रहा है अपने और लेखन भी अपने आप बदल जाता है। अगर मैं डायरेक्ट कुछ सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करूंगी, फेसबुक पोस्ट लिख रही होंगी, तो उसकी भाषा अलग होगी। उसी विचार को जब मैं कोई कहानी में लेकर आऊंगी तो वो भाषा अपने आप बदल जाएगी। वहां पर वो कितना भी मैं वहां पे लाउड साउंड कर रही हूँ, वो अपने आप परिवेश बदल देगा एक कहानी में जब वही विचार आएगा। तो आज एक कमाल की बात यह कि जब हम ये आज बातचीत कर रहे हैं और हमने जब इतनी सारी फेमिनिज्म की भी बात करी है और सोसाइटी की बात करी, आपके लेखन की बात करी, आज अमृता प्रीतम की डेथ एनिवर्सरी है। अरे बहुत कमाल राइटर हैं। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि कितना बदलाव आया है, तो अमृता प्रीतम को आप पढ़ेंगे या कृष्णा सोबती जी को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लेखक अभी भी उतना समय के आगे नहीं दे। आप कृष्णा सोबती जी का एक नोवेल है,
सूरजमुखी अंधेरे के है या तो कोई और, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसमें एक सीन आता है जिसमें कि जो उनकी नायिका है वो एयरपोर्ट पे गई है, सामने से एक लड़का आता है और वो उसको देखती है, उससे अभिभूत होती है, लड़का भी उसकी तरफ अट्रैक्ट आता है, दोनों पास आते हैं, किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। और आज हम वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे होते कि ये सही है या गलत है, या यंग जनरेशन बहुत सारे वर्ड वोकैबुलरी यूज करती है ना, ऐसे रिलेशंस के लिए कि बस मोमेंटरी जो हुए, और वो कृष्णा सोबती जी के उसमें इतनी सहजता से आते हैं, कोई उसकी हाइप नहीं बनाई गई है वहां पर। और अमृता प्रीतम की तो मैंने सबसे पहले बुल्ले शाह पढ़ी थी, और उसके बाद तो अमृता प्रीतम का तो उस कविता को पढ़ा, कितना मतलब मुझे लगा क्या लिखा है। और उन्होंने तो खुद वैसा जीवन जिया है जो आज के समय में जिसको आप जज करोगे और जिसके बारे में बात करोगे, वैसा जीवन वैसी मुखरता के साथ वो रही है। उनकी कहानी है शाह की कजरी, कमाल कहानी है, इतनी सुंदर कहानी है, इतनी समझ के संग लिखी हुई कहानी है। और फिर कई बार वही मतलब वही सोशल मीडिया ना, गॉसिप ज्यादा है। जैसे अब अमृता प्रीतम की जन्म तिथि आती है या उनकी पुण्य तिथि आती है, तो हमें उनके लेखन पे बात करनी चाहिए ना ज्यादा। तो लेखन पे बात नहीं होगी, जीवन पर बात होगी, उनके जीवन पे बात होगी। और उनके भी जीवन पे भी बात नहीं करते, एक दो चीजें जहां पर आपको रस मिल रहा है, साहिर लुधियानवी सिर्फ आप उन पर बात कर रहे होते हो। हाँ, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें कंडीशनिंग से आती हैं और शायद कुछ चीजों में लोगों को रस आता है। एक चीज मुझे और लगती है कि सोशल मीडिया ने क्या करा कि जैसे आपको बुखार हुआ, आपको किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा, नहीं और ये भी कहेगा नहीं उतरे तो कुछ टेस्ट कराएंगे, भाई मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप सही हो जाओगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अभी आप इसी चीज को आप फेसबुक पे अगर कोई डाल रहा है कि बुखार हो गया, क्या करूं, अब आप कमेंट के बारे में सोचिए, कौन सी पद्धति होगी जिसमें ही आपको नहीं मिलेगा। एलोपैथ से लेके होम्योपैथ तक आधे से ज्यादा तो कहेंगे कि अरे नजर लग गई है तुमको, कल तुमने फोटो पोस्ट की थी, आज नजर लग गई, नजर उतार लो। तो एक तर्क होता है ना और एक कुतर्क होता है। तो फेसबुक ना कुतर्कों को बढ़ावा देने वाला मंच है, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट के पास तो गए नहीं ना, आपने और उसकी गलती नहीं है, आपने उसे क्यों सलाह मानी जो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है। अब साहित्य का एक्सपर्ट जो होगा उसको मालूम है कि कौन सी रचना अच्छी है, कौन सी नहीं है। आप देखो व्हाट्सएप पे जो कविताएं वायरल होती हैं वो सबसे सतही कविताएं होती हैं अधिकतर केसेस में। हो सकता है 10% अच्छी कविताएं भी हों, मैं उससे डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अधिकतर कविताएं इतनी सतही होती हैं। उनमें वर्तनी की तो गलतियां चलो कोई बात नहीं, लेकिन शिल्प के स्तर पर और डेप्थ के स्तर पर बहुत सतही कविताएं होती हैं। अब आपने साहित्य का आकलन करने का अधिकार किसको दे दिया? हर इंसान को। इतने करोड़ों की पॉपुलेशन है, उनमें साहित्यिक समझ कितने % लोगों की है? लेकिन व्हाट्सएप पे साहित्यिक समझ वालों के पास तो वो कविता नहीं पहुंच रही ना, वो तो हर एक उसके पास पहुंच रही जिसके पास 350 रुपए का जियो का सिम है, वो आपकी कविता का आकलन कर रहा है। आप उसको मुक्ति बोध की कविता भेज दो, वो कहीं नहीं भेजेगा, वो खुद सबसे पहले डिलीट करेगा कि क्या आ गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या हो गया, हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझने लगा सोशल मीडिया के आने से, और हर विषय का एक्सपर्ट समझने लगा। वो सरकार पर भी बोलेगा, टैक्स पे भी बोलेगा, लिटरेचर पे भी, सब कोई विषय वो छोड़ेगा नहीं जिस पर वो नहीं और डॉक्टर लोग तो अब एलोपैथी पे भी बोलने लगे हैं, जबकि उस पे तो नहीं ही बोलना चाहिए। मैं तो मतलब लिखना तो मेरा धीरे धीरे बढ़ा। जब मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो एज ए डॉक्टर ही ज्वाइन किया, मतलब एज ए पर्सन ज्वाइन किया, बट मैं डॉक्टर थी उस वक्त, है ना। और मैं जहाँ पे देखती हूँ डॉक्टरों को गालियां दे रहे हैं, तो पहले मेरी लड़ाइयाँ हो जाती थी लोगों से कि क्योंकि जिसका भी पेशेंट जाता है ना दीपाली, अपना जब आप एक ये इंसान के भीतर का मनोविज्ञान है कि जब हम अपना कुछ बहुत प्रिय खो देते हैं ना, हम सबसे पहले ढूंढते हैं किस पे ब्लेम करें, ठीक है। अब अगर और हमें लगता है, सबसे पहले हमें लगता है हम इसके लिए कुछ कर नहीं पाए। अब आप क्या कर सकते हो कि आपने एक पर्सन ढूंढ लिया, एक पॉइंट ढूंढ लिया कि इसको ब्लेम करना है। अब आप उससे लड़ाई करोगे तो आपको लगेगा हम अपने उसके लिए कुछ कर पाए, हमने उसकी लड़ाई लड़ी, हमने बदला लिया, तो आपको ये एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम अपने के लिए कुछ कर पाए। तो ऐसे ही जब कितना भी, अब आईसीयू में जो पेशेंट आएगा, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा वहां पे डेथ रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां सीरियस पेशेंट आ रहा है।
तो वहाँ पे अगर 10 पेशेंट आए तो हो सकता है 5 ना बचे, क्योंकि वो आए ही इस कंडीशन में है। लेकिन हर अटेंडेंट कहेगा कि इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया उससे डेथ हो गई, उससे पहले तो होश में थे, गलत दवाई दे दी। अब वो डॉक्टर से लड़ाई लड़ेगा, वो अस्पताल से लड़ाई लड़ेगा। ये सब कॉन्शियस में आपको एक सुख दे रहा होता है कि हम अपने उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। अब केवल मेडिकल फील्ड के पर्सन ये समझ सकेंगे कि ये उनका इमोशनल एस्पेक्ट इसमें ज्यादा है और डॉक्टर का फॉल्ट नहीं है। लेकिन वहां पे 50,000 लोग डॉक्टर को गाली दे रहे होंगे कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों के संग सच में होता होगा, लेकिन सबके साथ ही होता होगा ऐसा नहीं। हाँ, सब ऐसा हर केस में नहीं होता है। अधिकतर केस में पेशेंट की हालत इतनी खराब होती है और जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो लास्ट एफर्ट डॉक्टर कर रहा होता है कि शायद इससे सर्वाइव कर जाए। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है आपके साथ। फेमिनिज्म पे बात हो गई, पैट्रियार्की पे बात हो गई, साहित्य पर बात हो गई, पशु पक्षियों पे बात हो मेडिकल गई, पे भी कर ली, मेडिकल पे भी बात हो गई, जो कि किसी साहित्यकार से तो मुश्किल ही है कि वो मेडिकल अच्छा, पे अब एक मैं और बुक आपको बताती हूँ, 2 बुक बताती हूँ। एक है मैंने मांडू नहीं देखा, हाँ, ठीक है, स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक जी की, और एक किताब है सीरत, मंगला जी की है, वो सिंगर हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर हैं वो, ठीक है। तो अब क्योंकि वो राइटर तो है नहीं, तो उनकी किताब को आप भाषा की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से मैंने मांडू नहीं देखा से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनका जीवन समझने की कोशिश करो, फिर वही बात कि एक प्रतिभाशाली गायिका जिसका जीवन बहुत सुंदर होने वाला था, एक लड़का आता है जो कि उनसे प्रेम का दावा करता है और वो मना करती हैं और उनके ऊपर एसिड फेंक के चला जाता है किसी भी लड़की के संग। अब उस लड़की का पूरा संघर्ष देखो। हमारे फेस पे पिंपल भी आ जाता है ना, हमें लगता है यार आज पार्टी में जाना था, आज पिंपल आ गया। अब आप कितना भी कहो शक्ल मायने नहीं रखती, लेकिन आप सोच, अब उस शक्ल को स्वीकारने का जो युद्ध है अपने अंदर, और सोसाइटी की नजरें बदल जाती हैं। आप कहीं भी जाएंगे लोग आपको देखेंगे या नजर चुरा लेंगे, आपको दोनों ही चीजें खरेंगी। तो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, और सिर्फ वो शक्ल थोड़ी बिगाड़ता है। जब एसिड जाता है आपकी आई साइट भी जाएगी, आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, नोज चेंज होगी, वोकल कॉर्ड्स के अंदर चला गया तो बोलने की दिक्कत होगी, बहुत सारी और भी तो चीजें उसके साथ में होती हैं ना। हम किस बात पे बात करना शुरू किए थे? हाँ, डॉक्टर की। तो जब आप ये दोनों किताबें पढ़ेंगे ना, मैंने मांडू नहीं देखा और सीरत, जहां पर कि लंबा लंबा जो मंगला देवी जी थी और स्वदेश दीपक थे, उनका डॉक्टर्स के संग कांटेक्ट रहा, लंबा ट्रीटमेंट चला, तो वहां आपको डॉक्टर्स की संवेदनशीलता दिखाई देगी उनको जब आप पढ़ोगे पूरी किताबों को। वहां पे जब डॉक्टर आएगा तो आप जानेंगे कि डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं दे रहा होता, वो कैसे आपको साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट कर रहा होता है। हाँ। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। और आप जैसे तो जो साहित्यकार भी हैं और इस फील्ड में भी हैं, वो इस बात को और बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और उसको फिर दूसरों पर इम्प्लीमेंट भी उसका कर सकते हैं। हाँ, अगर साहित्यकार नहीं भी है, मतलब हमारे जब हम लोग इंटर्न थे, ओपीडी में बैठते थे मेडिकल कॉलेज की, बहुत से लोग बोलते हैं ना मेडिकल कॉलेजेस को बहुत बदनाम करते हैं कि एक मिनट में पेशेंट देख लिया, ये कर लिया, नाराज हो गए। आप ओपीडी में एक दिन बैठ के देखो, 150, 200 कितने सारे मरीज वहां पर हैं और एक अकेला डॉक्टर बैठकर उनको देख रहा है। अगर किसी एक पॉइंट पे, और अच्छा मरीज भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है ना, आपने एक बार पोलाइटली जवाब दिया, 2 बार दिया, हो सकता है तीसरी बार वो इरिटेट हो जाए। और जो डॉक्टर वहां बैठा है वो सिर्फ डॉक्टर थोड़ी है, उसकी अपनी भी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी अपनी भी कोई बीमारी भी हो सकती है। तो सिर्फ, लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, बहुत सारे पत्रकार वहां पे कैमरा लिए खड़े रहते हैं, उसने सिर्फ एक उस मोमेंट को कैप्चर किया और एक इंसान जिसके अपने व्यक्तिगत संघर्ष हैं, अपनी पूरी एक मेडिकल की जर्नी भी है, एक्सपीरियंस भी है, और बहुत लोगों का, बहुत मरीजों का उसने अच्छा किया होगा, मदद किया होगा, और एक पत्रकार आता है और सिर्फ टीआरपी के लिए एक वीडियो वो डाल देता है और उसका पूरा कैरियर खत्म कर देता है डॉक्टर का। हाँ, ठीक कह रहे हो। तो कोई भी अगर रिएक्शन अनवांटेड भी आ रहा है तो थोड़ा सा आपको उसके पीछे की बैक स्टोरी भी समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वो नहीं होता। और हमने देखा है, हमारे सीनियर्स भी थे और अभी हम लोग भी खुद प्रैक्टिस में है दीपाली, बहुत गरीबी है इंडिया में। पेशेंट जब आता है, आप उसकी हालत देखोगे ना, आप मांग ही नहीं पाओगे फीस, आप अपनी जब जेब से उसको पैसा दोगे कि दवाई लेते हुए जाना, इसको दवाई दे देना पहले। मतलब अगर बुरे लोग हैं, बुरे डॉक्टर्स भी होंगे, मैं मना नहीं कर रही,
उनके अपने प्रेशर्स होंगे या स्वभावगत होंगे, तो अच्छे डॉक्टर्स भी बहुत हैं जो जेन्युइनली बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत कम पैसों में इलाज कर रहे होते हैं। उन सबको मीडिया क्यों नहीं दिखाता? कभी नहीं दिखाएगा। संवेदनशीलता तो खैर हर जगह है, हर और जगह है। कहीं ना कहीं लगभग मुझे लगता है हर व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन वो कहाँ उसको कैसे प्रकट कर रहा है वो अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो समाज में बहुत खराब है लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल। वो बहुत ही सब्जेक्टिव भी है। और बहुत सारे ऐसे लेखकों को भी हम जानते हैं जिनकी कहानियों में बड़ा स्त्री मन खुलता है, और उनकी स्त्रियों की हालत क्या रही, हाँ, डेफिनेटली वो अलग ही है। लेकिन बहुत अमेजिंग आपसे बातचीत हुई। आखिर में बस जाते जाते मैंने सोचा था कि आपकी जो कविता है जिसका मैं जिक्र कर रही थी आपसे, और मैंने बताया भी कि कल लगाई थी तो कई लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और पूछा कि पूरी कविता भेज दो, बड़ी तारीफ की। मुझे लगा मैं इस पॉडकास्ट में आखिर में उस कविता को पढ़ दूंगी, पर मुझे लगा कि नहीं, पॉडकास्ट में नहीं पढ़ूंगी, इसको अब अलग से पढ़ूंगी। मुझे तो ये अलग इंतजार से जानी रहेगा, चाहिए। बहुत सुंदर कविता है वो। क्योंकि मुझे कविता पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन लिखना सबसे अच्छा आता है। हाँ, थैंक यू सो मच। दुनिया एक विस्तृत रंगमंच है, एक हाँ, होता है। लेकिन उसको मैं जरूर पढ़ूंगी अलग से। वो और मुझे भी, मेरी पर्सनल फेवरेट भी है वो हाँ, पोएम, वो मुझे बहुत अच्छा अच्छी लगा कविता आपने उसका जिक्र किया। हाँ, तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई। इसके बाद आप जाते जाते जो हमारे काव्य के यूजर्स हैं, बड़ी यंग ऑडियंस है, लिखने पढ़ने वाले नए लोग हैं, साहित्य में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और पॉडकास्ट को भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, अरे वाह। आप उनको क्या एक मैसेज दोगे रिगार्डिंग साहित्य? किसी भी तरह से, जीवन को लेकर, अनुभवों को लेकर, तो जो मैं अपने साथ तो वो लेके यही जाए? कहना चाहूंगी, जो अभी गिल्लू वाली किताब के लिए हमने जिक्र किया, कि आप जहाँ हैं वहां से इस दुनिया को और सुंदर बनाने का प्रयास करें। कुछ भी ऐसा किसी को ना बोलें, ना करें जिससे कि उसके जीवन के संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाए। हम जो भी करें, अपना जीवन तो के हमारे अपने संघर्ष हैं, लेकिन सामने वाले के संघर्ष को ना बढ़ाएं। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन जटिलताओं को ना बढ़ावा दें। और एक बात और, इस पॉडकास्ट में जो मैं इस पॉडकास्ट का पूरा सार लेके जाऊंगी, जहां आपने बोला था कि मानव के जीवन का उद्देश्य ही यही है कि वो अपने आप को कैसे इवोल्यूशन उसका हो रहा है, वो जी। अपने आप को कैसे सुंदर बेहतर बना रहा है, तो यही उसका उद्देश्य है। वो मुझे हमेशा लगता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे उन्होंने समाज सेवा के लिए परिवार छोड़ दिया। मुझे लगता है हर कोई खुद को संभाल ले और अपने परिवार को संभाल ले तो समाज तो अपने आप ही सुधर जाएगा। मुझे वो समाज सेवा नहीं समझ में आती जहाँ पे आपने अपनी एक अशिक्षित बीवी को छोड़ दिया जिसके पास नौकरी नहीं है, आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया और वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे और आप समाज सेवा कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आता था, कोई बंगाली उस पर ही उपन्यास पे था, तो विधवा विवाह के विषय में था वो। तो वहाँ पे एक पात्र आता है और वो बोलता है, उसका प्रेम हो जाता है एक विधवा स्त्री से और वो कहता है कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो जो समाज सुधारक थे कि वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो कहते हैं आप तो विधवा विवाह के पक्ष में हैं, आप तो इतनी जनसभाएं कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस के लिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एक पत्नी है, तुम एक स्त्री का अहित करके दूसरी स्त्री का हित नहीं कर सकते। सही बात है। तो हमारी जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो अपने परिवार, वो कहते हैं ना कि आप अपने पड़ोसी को छोड़ के उसके पड़ोसी की मदद करने जा रहे हैं तो आपकी जो भावना है वो निर्मल भावना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने पड़ोसी की मदद करनी है, फिर उसके पड़ोसी की मदद। तो थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते खुद को, हाँ, आप करते रहिए, अपने आप बेहतर हो जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग निधि मैम। थैंक यू सो मच, इट वाज माय दोबारा प्लेजर। मुलाकात होगी, दोबारा बातचीत करेंगे, मजा आया, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य, धन्यवाद।